बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम फर्स्ट चैप्टर का 9th पार्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमारे 8 पार्ट हो चुके हैं और उनमें अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और यकीनन ये सारे सवाल अब आपके नोट्स पे भी मौजूद होंगे। शुरू करने से पहले बच्चों अपना टारगेट ध्यान में रख लें कि हमारा टारगेट है कि जब ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लें तो हम इस काबिल हो जाए कि पूरे के पूरे 12 नंबर हम हासिल करें जो हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर मौजूद है इंशाल्लाह। अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें ताकि जो सवाल भी मैं आपको बताऊं वो आप साथ साथ नोट कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन, What are behavioral adaptation to regulate heat exchange between animals and environment? बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करते हैं और इनको हमने होमोथर्म पढ़ा था, ये पिछले लेक्चर में बात गुजर चुकी है। तो उसके लिए अब एनिमल्स में डिफरेंट तरह की अडेप्टेशन हैं, कुछ उनकी बिहेवियरल अडेप्टेशन है, कुछ स्ट्रक्चरल है, कुछ फिजियोलॉजिकल है। तो ये आपने अपनी बुक में सारी पढ़ी हुई है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ बिहेवियरल अडेप्टेशन पूछी गई है, तो ये आपकी बुक से ही मैंने लिया है। Behavioral adaptation. These include moving of the animal to an environment where heat exchange between these is minimal. एक adaptation तो ये है कि एनिमल्स जैसे अब बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं कि हम साए में आ जाते हैं, छाँव में आ जाते हैं, पंखे के नीचे आ जाते हैं, हम ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ हीट एक्सचेंज कम हो। और जब सर्दी होती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो गर्म एनवायरनमेंट है हम हीटर के करीब जाएंगे, हम बिस्तर में जाएंगे। तो एनिमल्स का ये बिहेवियर है कि वो ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ एनवायरनमेंट के साथ हीट एक्सचेंज कम हो। इसमें उन्होंने एग्जांपल ग्राउंड स्क्वेरल की दी है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये अपनी बरोज में चले जाते हैं। इसी तरह से जो लिजर्ड हैं सर्दियों में वो सन के सामने आ जाती हैं, बास्किंग करती हैं ताकि वो हीट हासिल करें। इसके अलावा एनिमल कंट्रोल कर सकते हैं अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर हीट एक्सचेंज बाय एडजस्टिंग देयर पोस्चर। जैसे अब सर्दियों में अगर आप किसी भी जानवर को देखें तो वो इकट्ठे होकर बैठते हैं, अपने बाजुओं को या अपने जो भी उनके लिम्स वगैरह होते हैं उनको फोल्ड करके बैठते हैं ताकि सरफेस एरिया कम हो और हीट लॉस कम से कम किया जा सके। या आपको अपनी मिसाल भी ले सकते हैं कि सर्दियों में ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि अपने बाजुओं को फोल्ड किया हुआ होता है। तो ये सारे के सारे बिहेवियरल अडेप्टेशन में आते हैं टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। कि जब हमारी बॉडी में हीट कम होती है जैसे सर्दियों के अंदर तो एक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है हमारी बॉडी में जिसके जरिए से हीट प्रोड्यूस होती है। अब ये मैकेनिज्म दो तरीके से हो सकता है, शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग। अब शिवरिंग हम किसे कहते हैं? शिवरिंग कहते हैं कांपने को, जिसमें हमारे जो मसल्स हैं उनके अंदर मूवमेंट होती है। और नॉन शिवरिंग में यानी इसमें कोई कपकपी या मसल की मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। तो चलिए इसको देख लेते हैं इसका आंसर। Shivering thermogenesis, the rate of heat production is increased by increased muscle contraction by movement or by shivering, so called as shivering thermogenesis. इसमें यह बताया गया है कि मसल की बार बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती जाएगी और इसके नतीजे में हीट प्रोड्यूस होगी और इसी वजह से इसको क्या नाम दे रहे हैं? शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अगर आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला टॉपिक सही तरह से पढ़ा हुआ है तो उसमें आपको अच्छी तरह पता होगा कि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एक्टिन मायोसिन के आपस में क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं और वहाँ पर उनका आपस में कनेक्शन होता है और जब रिलैक्सेशन होनी होती है तो उस वक्त उस बॉन्ड को जब कनेक्शन टूटना होता है और इसमें एटीपी इस्तेमाल होते हैं और जब एटीपी टूटते हैं तो उसके नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है और वही हीट क्या करती है? हमारी बॉडी को गर्म करती है। इसी वजह से जब हम कांपते हैं सर्दी के मौसम में तो वो बार बार हमारे जो मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं जिससे हीट प्रोड्यूस होगी। जो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है ये इस प्रोसेस में कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं होती बल्कि इसमें क्या इन्वॉल्व होगा? रेदर थायरॉक्सिन हार्मोन enhances the oxygen consumption in the body and heat is produced to maintain the body temperature. कि नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में बेसिकली एक हार्मोन इन्वॉल्व है थायरॉक्सिन और थायरॉक्सिन का मेनली काम क्या है? हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। तो जब सर्दी होती है तो ये बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है कि जो स्टोर फूड होगा उसकी ब्रेकडाउन होगी, जैसे ग्लूकोज है
ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से गुजरेगा, इसके बाद क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस से गुजरेगा, वहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल ज़्यादा होगा और साथ साथ हीट की प्रोडक्शन होगी। तो ये दोनों मैंने अब आपको बता दिए। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, और फिर भी कोई अगर कन्फ्यूजन होती है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगले लेक्चर में मैं उसको मज़ीद क्लियर कर दूंगी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज वेजोडाइलेशन एंड वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन? ये ब्लड वेसल से रिलेटेड है और इसको मैं बता देती हूँ जी। वेजोडाइलेशन, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन बेसिकली क्या है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लें। एंडोथर्म्स, जिसमें मैमल्स एंड बर्ड्स शामिल हैं, आर कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग देयर बॉडी टेम्परेचर इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। ये जो एंडोथर्म होते हैं उनमें कैपेसिटी है कि वो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक कांस्टेंट लेवल पर मेंटेन कर सकते हैं। और बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, अभी आपने बिहेवियरल मैकेनिज्म्स भी देखे हैं। तो एक जो मैकेनिज्म है वो ये है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वेजोडाइलेशन। अब इसको देख लें कि ये क्या चीज़ें हैं। वेजोडाइलेशन को पहले देख लेते हैं। डायलेट का मतलब होता है जिसमें डायमीटर इंक्रीज हो, किसी भी ट्यूब का, किसी भी वेसल का डायमीटर इंक्रीज होना डायलेशन कहलाएगा। और वेजो का लफ्ज जो है वो आप ब्लड वेसल्स के लिए इस्तेमाल करें। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन कॉन्स्ट्रिक्ट होना, सिकुड़ना। तो वेजोडाइलेशन, इसमें देखें कि ड्यूरिंग वार्म टेम्परेचर द डायमीटर ऑफ डर्मल ब्लड वेसल्स इंक्रीजेज एंड फ्लो ऑफ ब्लड टू द स्किन इज इंक्रीज टू डेसिपेट द हीट एंड लोअर द बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट किस्म का मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में। इसमें ये होता है कि गर्मियों के मौसम में जब हीट बाहर भी बहुत ज़्यादा है और हमारी बॉडी के अंदर भी हीट है, तो बाहर निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड है उसको आपकी स्किन की तरफ भेजा जाता है। और उसका मैकेनिज्म क्या है कि स्किन की जो आपकी ब्लड वेसल्स होंगी, जो डर्मल ब्लड वेसल्स होंगी, उनके डायमीटर को बढ़ा दिया जाता है, वो खुली हो जाती है ताकि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो करे। और जब ज़्यादा ब्लड स्किन के पास जाएगा तो चूँकि स्किन सरफेस पे ज़्यादा करीब होंगे एनवायरनमेंट के साथ, तो वहाँ से हीट डेसिपेट होगी और इस तरह से फिर ओवरऑल जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। अब सर्दियों में इससे उलट काम होता है। सर्दियों में जो कि बाहर टेम्परेचर बहुत कम है, और जिस इलाके में मैं रहती हूँ इन दिनों में भी 7-6 इतना टेम्परेचर है और इसे कम भी जा सकता है। तो सर्दियों में बॉडी की हीट को बचाने के लिए ये मैकेनिज्म तैयार किया जाता है कि स्किन की तरफ जो ब्लड वेसल जा रही है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाए ताकि सरफेस की तरफ ब्लड कम से कम जाए, और सरफेस के ऊपर जब ब्लड नहीं जाएगा तो इस तरह से हीट लॉस को बचाया जा सकता है। यही वजह है कि सर्दियों में हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है और गर्मियों में आप फील कर सकते हैं कि स्किन ऑयली हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि नॉर्मली ब्लड वेसल का ये डायमीटर है और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन में ये बिल्कुल स्क्वीज हो गई है, बस थोड़ा सा एरिया है, और वेजोडाइलेशन में डायमीटर को बढ़ा दिया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर हेटेरोथर्म्स, गिव एग्जांपल। अब हेटेरो नाम से ही आपको जाहिर है कि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते। These are the animals that are capable of varying degree of endothermic heat production but generally do not regulate their body temperature within a narrow range. कि ये जो एनिमल्स हैं ये एंडोथर्म हैं, अपनी हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उस हीट को महफूज नहीं कर सकते, अपनी बॉडी की जो हीट है उसको डेसिपेट बहुत जल्दी कर जाते हैं और टेम्परेचर रेगुलेट करने की इनमें सलाहियत नहीं होती। तो इसमें एग्जांपल देखें, हमिंग बर्ड एंड बैट्स। हालांकि हमिंग बर्ड बर्ड में आता है और पीछे मैं आपको बर्ड्स का बता चुकी हूँ कि ये एंडोथर्म्स है, होमोथर्म में आते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि हमिंग बर्ड हेटेरोथर्मिक है। इस तरह से जो बैट्स हैं वो मैमल्स हैं और नॉर्मली जो मैमल्स हैं वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, लेकिन बैट्स इज एन एक्सेप्शन क्योंकि ये रेगुलेट नहीं करता और ये हाइबरनेट कर जाते हैं बहुत ज़्यादा सर्दी में। इस तस्वीर में आप एक हमिंग बर्ड देख सकते हैं। ये बहुत छोटे साइज का बर्ड है और ये नेक्टर फीडर है, फूलों के नेक्टर पे ही फीड करता है और पूरा दिन इसका यही काम होता है कि वो मूव करता रहता है और विंग की फ्लैपिंग करता रहता है और फूल के सामने खड़े होकर उसमें से नेक्टर लेता है। लेकिन इसका चूंकि साइज बहुत थोड़ा है तो जो ये हीट प्रोड्यूस करता है तो सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका ओवरऑल साइज छोटा है, इस वजह से इसकी हीट एनवायरनमेंट में ज़ाया हो जाती है
और रात के वक्त जब ये फीड नहीं कर सकता तो उसका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत डाउन चला जाता है, इसकी हार्ट बीट बहुत डाउन चली जाती है और ये टॉर्पर कंडीशन में चला जाता है। ये टॉर्पर आप देख सकते हैं कि अब ऊपर से इसने स्टैनी को पकड़ा हुआ है लेकिन इसका हेड अब नीचे हो गया और इस तरह से लटका हुआ है, इसको हम कहते हैं टॉर्पर। टॉर्पर कंडीशन है और ये डेली बेसिस पे होगी, नाइट को टॉर्पर में चला जाएगा और सुबह को फिर रिएक्टिव हो जाता है, तो इसको आप हेटेरोथर्म कहेंगे। पांचवा क्वेश्चन, राइट स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन फॉर रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। इससे पहले हम बिहेवियरल देख चुके हैं, आप स्ट्रक्चरल पूछी जा रही है तो स्ट्रक्चरल देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन फॉर रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज इन एनिमल इंक्लूड, मैंने अब स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन में हमें ये देखना है कि उनकी बॉडी के अंदर किस किस्म की चेंजेस आती हैं उनको हीट से बचाने के लिए। तो इसमें फर है, फर का क्या मतलब होता है, बाल, जानवरों के जिस्म पे जो बाल होते हैं, उनकी जो खाल होती है उसको फर कहा जाता है। इसके अलावा फैट, स्किन के नीचे फैट की लेयर होती है जो बहुत ठंडे इलाकों में एनिमल्स रहते हैं उनकी। और सबसे बर्ड्स के ऊपर फेदर्स होते हैं जो कि सारे जितने भी मैंने अब आपको ये बताए हैं फॉर फैट और फेदर्स, इन सब का मकसद क्या है कि ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट हीट एक्सचेंज इन द एनवायरनमेंट। इसके अलावा जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो पेंटिंग या डॉग के अंदर देख सकते हैं उन्होंने अपनी जुबान बाहर निकाली होती है, तो बेसिकली वो इवेपोरेटिव कूलिंग कर रहे होते हैं अपनी टांग से। इसी तरह से स्वेट ग्लैंड से जब स्वेट रिलीज होता है हमें पसीना आता है, तो जब पसीना एवेपोरेट होता है तो उससे हमें कूलिंग महसूस होगी। तो ये आप देख सकते हैं ये फर, ये इसको बचाएगा सर्दी से क्योंकि इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इसी तरह से जो डॉग को आप देख सकते हैं ये पेंटिंग कर रहा है, ठीक है, बेसिकली ये अपनी टंग से एवापोरेशन कर रहा है जिससे इसे कूलिंग मिलेगी। आज का लॉन्ग क्वेश्चन ये ऑस्मोरेगुलेशन से रिलेटेड है। डिस्क्राइब ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट, और ये आपकी बुक में ये टॉपिक मेंशन है और ये काफ़ी दफ़ा हम शॉर्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको ऑलरेडी तैयार होगा, बस इसको लॉन्ग के लिहाज से एक दफ़ा देख लीजिएगा कि अगर लॉन्ग में आ जाता है उसमें रेगुलेशन इन प्लांट्स तो फिर आपने स्टार्ट कैसे लेना होगा और फिर इनकी हेडिंग्स किस तरह से बनानी होगी। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स इन डिटेल, तो ये एक्सक्रीशन का टॉपिक है आपकी बुक में और अगर किसी की हेल्पिंग बुक से आपको विद हेडिंग मिल जाता है तो आप बेशक वहाँ से कर लें। अगेन कहूँगी चेक कर लीजिएगा, कोई किसी किस्म की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ये ना हो कि उनकी गलती की सजा आपको मिल जाए। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। अपने नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, साथ साथ पढ़ें, इसी तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा, तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।